साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला भी हमारी चली हुई है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, क्योंकि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो इसी टॉपिक को हम देख लेते हैं, क्योंकि उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम करेंगे जिससे जो है हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जिस भी परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। तो भारत के लिए जो हिंदी भाषा का नाम है, किन्होंने सबसे पहले सुझाया था? मदन मोहन मालवीय ने। हर एक लाइन से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने जो संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो किन्होंने प्रस्तुत किया? गोपाल स्वामी अयंगर ने। 2 प्रश्न हमारे यहाँ से बन गए। तो एक तो ये है कि भारत में हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम जो है मदन मोहन मालवीय ने सुझाया, और दूसरा जो है संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। तो इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कारण जो है हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त होने के कारण ही जो है हिंदी को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस एक पैराग्राफ से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल गए हैं। तो इसीलिए जो है हर एक तथ्यों को, हर एक लाइनों को आपको बिल्कुल समझ के साथ करना है, क्योंकि एक एक लाइन से आपको परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है, प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो आपको समझ बेस के साथ पढ़ते हुए चलना है। यहाँ से आपको देखने को मिला, भारत के लिए हिंदी भाषा का जो सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाव दिया। संविधान सभा ने हिंदी को जो राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई, और इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार बार बार रिवाइज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किस में बताया गया है? ये संविधान 343 के तहत जो है, संविधान के 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये बताया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हमें केवल तथ्यों को जो है, लाइनों को केवल पढ़ना ही नहीं है, उनको बार बार रिवाइज करके याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं आगे। संविधान के 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में किया। जब वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, गठन यानी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। और उस समय का राष्ट्रपति कौन रहा? उस समय का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। और कौन अध्यक्ष बनाया गया? बाल गंगाधर खरे को अध्यक्ष बनाया गया। और किस अनुच्छेद से हमें पता चलता है? 344 के तहत कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया। ये भाई खरे है, शायद खरे, बाल गंगाधर खरे है, ये खेर नहीं है।
तो आप चेक कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा अनुच्छेद है 350 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख दिया गया। प्राथमिक स्तर पर किस का उल्लेख किया गया, कि कौन सी भाषा का उल्लेख किया गया, वो किया गया मातृभाषा का। कई बार ये पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 350 के तहत जो है प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा का उल्लेख, कौन सी भाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया, तो मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 350 में। 350 में मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में का उल्लेख। 344 में हमें राजभाषा का आयोग का गठन की पता चलता है, और जो 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये जो कहा गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला तथ्य है हमारा, किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। यानी कि किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल जो है 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाता था, और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। किस प्रकार से कौन सी भाषाएं किस में जोड़ी गई, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार से। सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किसी भी मतलब संविधान की किस अनुसूची में हमें भाषाओं का पता चलता है, तो 8वीं अनुसूची में जो है किसी भी भाषा का शामिल किया जाने का हमें पता चलता है। किसमें, संविधान की 8वीं अनुसूची में। और संविधान के प्रारंभ में केवल जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है, तो संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। कितनी भाषाओं का दर्जा प्राप्त था, 14 भाषाओं का। और वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और शुरुआत में कितनी का था, 14 का। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर सबसे एक संशोधन हुआ 21वां, जो कि 1967 में हुआ। उसमें एक भाषा जोड़ दी गई, कौन सी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संशोधन में। फिर उसके बाद जो है 71वां संशोधन हुआ। 71वें में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक से आप याद रख सकते हो, नमक से न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे, कोंकणी। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 71वें अनुच्छेद में संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, 71वां संशोधन कब हुआ था, 1992 में। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। और 21वें संशोधन में केवल एक भाषा को जोड़ा गया, जो कि 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा को। उसके बाद 92 में संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को, 4, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 92वें संशोधन में, और 2003 में जोड़ा गया। और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें जो ये इन भाषाओं का पता चलता है। इन भाषाओं का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, संविधान की किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो इनको। 21वें संशोधन में केवल एक भाषा को जोड़ा गया, जो कि थी सिंधी। एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा थी। फिर उसके बाद जो है 71वां संशोधन हुआ उस 1992 में, फिर 3 भाषाओं को जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92वें जो संशोधन हुआ 2003 में, उसमें बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा। इनसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से जो है 71वें संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा, या 92वें संशोधन में कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया, या 21वें संशोधन में कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है संविधान के 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं का। वर्तमान में पूछ लिया जाए 22 भाषाओं का, शुरुआत में पूछ लिया जाए तो 14 भाषाओं को राजकीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, एक एक तथ्य को समझते हुए चलना है।
उसके बाद आगे भाई देख लेते हैं, एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं हिंदी भाषा से संबंधित विवरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है व्यक्त करना। हिंदी का विकास 4 शाखाओं में हुआ, पूर्वी, पश्चिमी और उसके बाद रही हमारी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी। इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ। उसमें सबसे पहले पूर्वी में जब हम बात करें तो पूर्वी के अंतर्गत 3 बोलियां निकल के आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और बंगला। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी में आप लोगों को पता है मुंबई, कोच्चि और मंसूर। हिंदुस्तानी में 2 आब से दिल्ली तक। बढ़ते हैं आगे। देवनागरी की उत्पत्ति एक नज़र में हम देख लेते हैं, किस प्रकार से देवनागरी की उत्पत्ति हुई। व्युत्पत्ति का मतलब उसकी उत्पत्ति हुई, तो किस प्रकार से देख लेते हैं। प्राचीन से संस्कृत से निकली, फिर लौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत, प्राचीन संस्कृत से लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, ये 2 निकली थी भाई। उसके बाद पाली, ये पहली संस्कृत, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वैदिक संस्कृत आएगा। वैदिक संस्कृत जो प्राचीन संस्कृत थी हमारी, सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई हमारी लौकिक संस्कृत, फिर एक भाषा और निकली लौकिक संस्कृत से निकली पाली से शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, फिर नागर अपभ्रंश निकली, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी। फिर वर्तमान हिंदी का विकास होने लगा। उसके बाद बात करें आगे भारतीय भाषाएं हम देख लेते हैं। 4 भाषाओं में बांटा गया। कौन कौन सी? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस प्रकार से ये पूछ लिया जाए भाषा कितने भाषा परिवार रहे, तो 4 भाषाओं में बांटा गया। भाषाओं को 4 परिवारों में बांटा गया। कौन कौन से? आर्य भाषा परिवार, आर्यों से जो संबंध आर्यों से रहा, आधार इनका संस्कृत रहा। द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण में भारत में बोली जाती थी। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का प्रचलन पूर्वी व मध्य भारत के वन क्षेत्रों में व पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिला। फिर चीनी तिब्बती जो है भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषाएं रही। उसके बाद बात करें आगे प्रमुख लिपियों में हम बात करेंगे सबसे पहले देवनागरी लिपि की। लेकिन अधिकांश भाषाओं का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। देवनागरी लिपि का जो विकास है किस लिपि से माना जाता है, तो ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि, इसके अतिरिक्त संस्कृत मराठी की भी लिपि देवनागरी लिपि ही है। ये पूछ लिया जाता है हिंदी की लिपि कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। और हिंदी के साथ साथ जो है संस्कृत और मराठी की भाषाओं की भी लिपि देवनागरी ही है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं। दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी कहा जाता है। तो नंद नागरी किस लिपि को कहा जाता है? देवनागरी लिपि को ही कहा जाता है। फिर है खरोष्टी, प्राकृत भाषा के लिए प्रयुक्त है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर है गुरुमुखी, इसका श्रेय गुरु अंगद को जाता है और गुरु अंगद देव जो है वाणी को गुरुमुखी के रूप में लिपिबद्ध करते हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है लिपियों से संबंधित भी हमने थोड़े से तथ्य को देख लिया है।
और राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास को भी हमने समझ लिया है। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट जो हिंदी के विभिन्न टॉपिक रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनको हम जो है एक एक करके सभी टॉपिकों को करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हम हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।